जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो नया बुक आया है 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्ययन, उसी में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, तो आप 1 से लेकर 4 तक देख लीजिएगा। वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये किस वर्ष की गई दोस्तों? तो ये की गई 1885 में। फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी यानी कि डेथ वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्याधिक उष्णता के कारण। अत्याधिक उष्णता के कारण मृत घाटी डेथ वैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन को पहचानना है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बात करें प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नहीं दोस्तों, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 1 और 3 सत्य हैं जबकि दूसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होती है? तो सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों, ये चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, चंद्र ग्रहण की बात करें दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह से भी हम लोग याद रखेंगे। 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर प्रश्न, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में जो शीर्ष देश है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम के भंडार में शीर्ष देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। सही है दोस्तों। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है। बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है। बिल्कुल सही है। डेविस जल संधि बेफिन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गलत कथन को चुनना था जो सुमेलित नहीं था। 7 नंबर प्रश्न है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ओलिव रिडले कछुआ के रूप में जाना जाने वाला जो जगह है भीतरकनिका, जो नेशनल पार्क उड़ीसा में पड़ता है, वहीं कछुआ के लिए जाना जाता है। कछुआ का प्रवास स्थल है ओलिव रिडले कछुआ, भीतरकनिका उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन जो है दोस्तों विश्व का सबसे घना वर्षा वन है जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया A.G. टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया A.G. टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो ये देख सकते हैं दोस्तों, नर्मदा, माही और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नर्मदा, ताप्ती और माही जो है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, जबकि महानदी जो है दोस्तों पूरब की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12वां नंबर प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते समय यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी?
तो यह अभिक्रिया का जो नाम होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया हो जाएगी। 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा अवक्षेपण जो है दोस्तों ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो एक ही है दोस्तों, ये ग्रेफाइट जो है एक अधातु है मगर ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों कार्बन का अपरूप है, ये भी हमें याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है। रबर जो है दोस्तों यह आइसोप्रीन का बहुलक है, रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल और उत्तल दर्पण में। समतल और उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षर का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे ये प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं, यानी कि मिश्रण को अलग करने वाली विधियां कौन सी है। तो रवाकरण भी है, आसवन भी है, निस्यंदन भी है, ऊर्ध्वापातन भी है, सभी का सभी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी का सभी सत्य है, सभी का सभी मिश्रण को अलग करने वाली विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है। तो मादा जनन अंग से किस अंग का स्रावन होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, सही है। प्रोजेस्टेरोन ये भी सही है। रिलैक्सिन ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी का स्रावन मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्रावन होता है। तो एस्ट्रोजन सही है, प्रोजेस्टेरोन भी सही हो जाएगा और रिलैक्सिन भी सही है, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20वां नंबर प्रश्न, 20वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि इसमें भी सुमेलित है। तो मिलान टोकोफेरोल का क्या हो जाएगा, बेरी। बी नंबर जो ऑप्शन है नेफ्थोक्विनोन, इसका हो जाएगा चोट लगने से रक्त का थक्का, न जमने के, अधिक रक्तस्रावन। उसके बाद बात करें थायमिन के, तो थायमिन क्या हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। और उसके बाद करें साइनोकोब्लामाइंट यानी कि विटामिन B12 के बारे में, तो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर प्रश्न, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद द्वारा, किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का जो मात्रक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी हमें याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समितियों का जो उपबंध किया गया है दोस्तों, यह किया गया भाग 9 का ख में, भाग 9 का ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इनमें से सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का। तो ये सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ही रिट जारी करता है। उसके बाद बात करें कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर है दोस्तों, ये सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों रिट जारी करते हैं, लेकिन जो ये 5 और 6 प्रकार के नहीं होता है दोस्तों, 5 प्रकार के रिट दोनों जारी करते हैं। वहीं दूसरा जो ऑप्शन है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। तो केवल यहाँ जो है दोस्तों बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है कि 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, यहाँ भी उपयुक्त में से कौन सही है ये ढूंढना है दोस्तों।
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी विशेषताएं थी? तो देख सकते हैं दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिक शक्ति का हस्ताक्षरण किया गया, ये भी सही है। दूसरा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई 1919 द्वारा, सही है। इसके तहत पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा सौंपा गया था दोस्तों, यह सौंपा गया था किसे? तो यह डॉक्टर जॉन मेथाई को, डॉक्टर जॉन मेथाई को यह जिम्मा सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण जो है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत का सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन सा नहीं हो जाएगा? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत किस राज्य को नहीं हर पा गया था? तो ये अवध जो है इन राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब लागू किया गया? तो शारदा अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो ये लागू किया 1930 में। शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए 1930 में लागू किया गया। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारत किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रथम भारत किसान स्कूल की जो स्थापना हुई थी NG रंगा द्वारा की गई, NG रंगा द्वारा। 32 नंबर प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर जो संपादन किया गया था दोस्तों, यह किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर समाचार नामक पत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया 1909 के लाहौर अधिवेशन में। 1909 के लाहौर अधिवेशन में जो है दोस्तों पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, बाद में लेकिन यह पास हो गया था, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन जालियांवाला बाग के कांड के सही नहीं है? जालियांवाला बाग के संबंध में सही नहीं है, ये कौन सा कथन हो जाएगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसकी घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, बिल्कुल सही है। चौथा है, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये यहाँ डी जो है दोस्तों गलत हो जाएगा और डी ही इसका सही आंसर होने वाला है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी पाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर प्रश्न की, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किस शासक ने शिला आदित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिला आदित्य की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने शिला आदित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन आया था? ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था बौद्ध शिक्षा लेने के लिए। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु जी का अवतार माना जाता है किसे? तो चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु जी का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार के किस शासक द्वारा की गई थी? तो भागलपुर बिहार में किस शासक द्वारा? तो धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की गई थी।
14 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा? तो अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था दोस्तों? तो बिंबिसार ने। महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? तो इब्न तूता मोरक्कियो था दोस्तों। यह एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों, यह किस प्रकार की सभ्यता हो जाएगी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक यह किसके द्वारा रचित पुस्तक है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिन अहमद सरहिंदी द्वारा तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला जो था ये था लॉर्ड लिंथिंगो। लॉर्ड लिंथिंगो जो था दोस्तों, ये ऐसा गवर्नर था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा समय तक रहा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी जो विज्ञान का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल जो नहीं है दोस्तों, यह है विदेशी निवासियों की आय। विदेशी निवासियों की आय जीएनपी में यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न बात करें दोस्तों कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करता है दोस्तों, यह हो जाएगा LMF जो है दोस्तों, IMF जो है दोस्तों, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इडुटीरिया का स्मरणीय तत्व जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 मिनट में ये पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज की मगध में मिला दिया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। किसे? ब्रह्मदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है राजगिरी को बनाया। बिंबिसार भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बात करें, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पीड़ित हंता भी कहते हैं अजातशत्रु को। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बात करें दोस्तों, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने ही पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक ग्राम की स्थापना की थी। बाद में शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित कर दी। बात करें कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी भी बनाई थी किसने? उदयन ने। फिर बात करें, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कालाशोक हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन बना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन बना। वहीं नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। इसी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी और यही चंद्रगुप्त
और घनानंद के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो टॉपिक था ये इडुटीरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट नंबर 5 था। क्या था दोस्तों? सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें, आपके लिए काफ़ी यह इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।